बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने जो लास्ट टॉपिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा था, जिसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 6 तक हमने कवर किए थे। आप में से जिन लोगों ने वो वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा, वो लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज की जो लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह जो डिस्कशन करेंगे वो होगी हमारी पार्ट 2 के अंदर। हमारा चैप्टर 1 होगा फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। चैप्टर 2 के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं बेसिकली। एक तो आ जाता है, सॉरी, पार्ट 2 के अंदर 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर है आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और दूसरा चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ से रिलेटेड। और जो फंडामेंटल राइट्स के हमारे आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल आ जाता है हमारा 28, और उसके बाद 29 से लेकर 40 तक हमारे आर्टिकल हैं, जो वो हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। दोनों चीज़ों की डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है, दोनों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं जी अपना फंडामेंटल राइट्स वाला जो हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 7 के अंदर वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट क्या होगी हमारी, उसकी डिफ़ाइन करता है, उसकी डेफिनेशन बताता है। तो इसको हम अगर इन डिटेल देखें तो मैं आपको एग्जैक्टली उस डेफिनेशन पर ले जाता हूँ जहाँ पर उसने डिफ़ाइन की हुई है। मैं एग्जैक्टली आप लोगों को डेफिनेशन के ऊपर ले जाता हूँ ताकि चीज़ें इजीली कवर करना आसान हो जाए, मुश्किल ना हो। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर 7 के अंदर वो क्या कह रहा है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारी। अच्छा जी, ये उसने बताई हुई है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। उसमें वो कह रहा है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट मींस द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, स्टेट का मतलब क्या होगा जी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 7 के अकॉर्डिंगली आपकी स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। वो कह रहा है स्टेट की डेफिनेशन ये होगी, एक तो फेडरल गवर्नमेंट होगी, यानी कि जिसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होगी, मजलिस शूरा हो या पार्लियामेंट शामिल होगा आपका। सेकेंडली दूसरी चीज़ क्या होगी स्टेट के अंदर, वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी आपकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि आपकी सूबाई गवर्नमेंट होगी। ठीक होगा जी। एक तो आपकी वफाकी गवर्नमेंट होगी, दूसरा आपकी सूबाई गवर्नमेंट होगी, तीसरा वो कह रहे हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ होंगी। ठीक हो गया। फेडरल गवर्नमेंट किससे बनेगी जी, पार्लियामेंट के अंदर से, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट से बनेगी मिलकर। और जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी उसके लिए प्रोविंशियल असम्बलीज़ भी मौजूद होंगी। और उसके बाद वो कह रहे हैं सच अ लोकल और अदर अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान एज आर देयर एज आर बाय लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्स। अच्छा, जो टैक्स एम्पावर्ड कर सकें या टैक्स कलेक्शन की जिनके पास अथॉरिटीज़ मौजूद हों, तो ऐसी तमाम लोकल गवर्नमेंट्स भी, यानी कि आपकी लोकल लेवल पर भी लोकल बॉडीज़ होती हैं काफ़ी, जो कि टैक्स कलेक्शन करती हैं आपकी। ठीक हो गया। आपकी टैक्स कलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे इदारे शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आपकी लोकल जो गवर्नमेंट होती है, आपकी ये साइन बोर्ड्स वगैरह जो लगे होते हैं, इनके टैक्सेस वो आपसे वो लोग वसूल करते हैं। इसके अलावा FBR आपके लाइक जो टैक्सेस, यानी कि वो एक टैक्सेस का अलग से चैप्टर बन जाता है, उस तरफ नहीं जाती, चीज़ें लंबी हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर वो स्टेट की डेफिनेशन ये बता रहा है कि एक तो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होगी, उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट बनेगी कहाँ से, वो कह रहे हैं वो असम्बली से बनेगी, कौमी असम्बली से, नेशनल असम्बली से बनेगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास प्रोविंशियल यानी कि सूबाई गवर्नमेंट होगी और सूबाई असम्बली भी मौजूद होगी। और तीसरी चीज़ क्या होगी जी, आपके लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट्स मौजूद होंगी, जैसे कि बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं आपके, उसके नतीजे में जो आपके काउंसलर्स या चेयरमैन्स वगैरह बनकर सामने आते हैं, तो वो आपके लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। ठीक हो गया जी। लोकल गवर्नमेंट की या स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल नंबर 7, आप कहीं भी इसको कोट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल 7 है उसका, उसके अकॉर्डिंगली स्टेट की डेफिनेशन ये होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 8 के अंदर, आर्टिकल नंबर 8 आपका किस चीज़ को डील करता है जी, वो कह रहे हैं लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी अवॉइड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर जो भी कानून बनेगा वो फंडामेंटल राइट के अगर कोई ख़िलाफ़ होगा तो वो नल एंड वाइड कहलाएगा। यानी कि अवॉइड का मतलब ये होता है कि वो कह रहे हैं वो आपका जो भी कानून बनेगा वो बिल्कुल जो है मतलब कि काबिल कबूल नहीं होगा।
ठीक हो गया जी। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी लॉ बनेगा, इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जो, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई हकूक़ बनेगा, कानून बनेगा, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा जी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक हो गया, उसको कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है, किसी भी उसके अंदर कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद वो कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 9 के अंदर सिक्योरिटीज़ ऑफ पर्सन। अच्छा, पर्सन की सिक्योरिटीज़ के बारे में क्या कह रहा है जी? वो कह रहे हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। अच्छा, वो कह रहे हैं किसी भी शख्स की ज़िंदगी की और उसकी जो आज़ादी है उसकी हिफाजत की जाएगी। ठीक हो गया जी, अकॉर्डिंग्स विद लॉ, कानून के मुताबिक उसकी ज़िंदगी की और उसकी जानी माली आज़ादी की हिफाजत की जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह आर्टिकल 10 के अंदर वो क्या कह रहे हैं? आर्टिकल नंबर 10 के अंदर वो कह रहे हैं कि अच्छा, इसके साथ एक आर्टिकल 9A की जो अमेंडमेंट भी हुई थी, उसके अंदर वो 9A के अंदर वो कहता है कि सेफ़ एनवायरनमेंट फ्राहम करना चाहिए आपको। अगर वो आ जाए, ये अमेंडमेंट हुई थी 9 के अंदर ही 9A, कि आप किसी भी जो पाकिस्तान का शहरी होगा उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट फ़राहम करना, मुयस्सर करना, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद आर्टिकल नंबर 10 के अंदर वो क्या कह रहा है? सेफ़ गार्ड एज़ टू अरेस्ट इन डिटेंशन। अच्छा, जब आपने उसको अरेस्ट कर लिया किसी बंदे को, तो सेफ़ गार्ड आपने उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। ठीक हो गया। 1 के अंदर क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 10A या 1 के अंदर वो क्या कह रहे हैं? नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट नॉर शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट। अच्छा, वो कह रहा है कि वो अपने वकील के साथ उसको कंसल्ट करने दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आप उसको उठा लें और किसी को वो बता भी ना सके, उठा के गायब कर दिया, ये वाला काम आप नहीं कर सकते उसके साथ, किसी बंदे के साथ। ठीक हो गया जी। उसको राइट होगा, लीगली राइट होगा कि वो अपने लीगल पिटिशनर को, प्रैक्टिशनर को, या मतलब किसी भी वकील, वो अपना वकील कर सके, उसको ये इख्तियार हासिल होगा। ठीक हो गया। ये वाली चीज़ आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद वो दूसरे में क्या कह रहा है? 10(2) में क्या कह रहा है? एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। अच्छा, वो कह रहा है कि इसके अंदर वो समझाना ये चाह रहा है कि जब किसी बंदे को अगर अरेस्ट किया जाएगा, तो वो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा या उसके सामने पेश किया जाएगा, और वहाँ से इजाज़त ली जाएगी। नेक्स्ट फर्दर अगर वो इजाज़त देता है कि आप इसको ट्रायल बेसिस पर रखें या इसका रिमांड बेसिस पर आप रख सकते हैं, तो तब आप उसको रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी बंदे को विदाउट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए उसको ज़्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते। ठीक हो गया जी। उसके बाद 3rd क्लाज़ में वो क्या कह रहे हैं? नथिंग इन क्लाज़ 1 एंड 2 शैल बी अप्लाई। ठीक है जी, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये भी जो बाकी कहानी लिखी हुई है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह हम उनको साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। और फंडामेंटल राइट्स वाला जो पोर्शन है, ये तो नॉर्मली भी जो PPSC FPSC के एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें भी 1-2 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के हवाले से भी पूछ लिए जाते हैं, या पाकिस्तान स्टडी के हवाले से। तो अभी तो जो आप लोगों का इलेक्शन ऑफिसर का जो पेपर होना है उसके अंदर, और उसके अलावा जो SDEO का पेपर होना है पीरा डिपार्टमेंट में, उन दोनों के अंदर तो ये वाला पोर्शन और तकरीबन आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला तमाम पोर्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सारे पोर्शन को कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं, आर्टिकल 10A। ये भी अमेंडमेंट हुई थी जी। 10A के अंदर वो कहते हैं राइट ऑफ फेयर ट्रायल, यानी कि हर बंदा जिसको आप अरेस्ट कर लेंगे तो उसको फेयर ट्रायल का राइट होगा, उसको हक होगा। ये नहीं है कि आपने उठाया तो बाइस्ड बेसिस पर, अगर किसी गवर्नमेंट की बेसिस पर या वो अपोजिशन का बंदा है अगर, तो उस पर आप लोग कोई ना कोई जितना मर्ज़ी होगा आप इल्ज़ाम डालते जाएंगे या जो भी मुकदमे उसके ऊपर दायर करते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हर बंदे के साथ फेयर ट्रायल होगा। जो अगर उसने जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, बेशक वो गवर्नमेंट का बंदा है, बाख्तियार बंदा है, उसको सज़ा मिलेगी। अगर तो उसने जुर्म नहीं किया तो बेशक वो एक कमज़ोर बंदा है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसके ट्रायल फेयर होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आर्टिकल 11 के अंदर वो कह रहा है स्लेवरी, फोर्स लेबर, ETC प्रोहिबिट। अच्छा जी, आर्टिकल 11 हमारा जो रिलेटेड है वो है जी ग़ुलामी से रिलेटेड। आप किसी से ज़बरदस्ती स्लेवरी नहीं करवा सकते। उसके बाद फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती किसी से जी आप काम भी नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, इससे रिलेटेड है। इसके अंदर वो ये चीज़ें डिस्कस करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 11 किससे रिलेटेड है, तो वो ग़ुलामी को ख़त्म करने से रिलेटेड है, यानी कि आप किसी को फोर्सफुली ना तो ग़ुलाम रख सकते हैं और ना ही उससे कोई काम करवा सकते हैं, फोर्सफुली लेबर करवा सकते हैं उससे विदाउट। और इसके अंदर ही चाइल्ड लेबर के हवाले से भी, यानी कि 14 साल से कम उम्र का बंदा
14 साल से जो कम उम्र बच्चे होते हैं वो किसी भी फैक्ट्री के अंदर या किसी ऐसी जगह जहाँ पर नुकसानदेह हैज़र्डियस मतलब कि उसको ख़तरा हो, उसकी जान को ख़तरा हो या उसके कोई जिस्म के अज़ा कट जाने का या किसी किस्म का भी ज़ख़म लग जाने का ख़तरात हों तो वहाँ पर उससे काम नहीं लिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आर्टिकल हमारा 12 है। आर्टिकल 12 के अंदर वो क्या कहता है कि आर्टिकल 12 के अंदर वो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अच्छा जी, अब रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है? रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट वो होती है, आपने अगर कोई जुर्म किया था जी 2 साल पहले, तो आज गवर्नमेंट ने उसके अंदर कोई लॉ पास कर दिया या कोई सज़ा उन्होंने बना दिया, जबकि जब आपने जुर्म किया था उस वक्त ये सज़ा मौजूद नहीं थी। ठीक हो गया। तो वो अब आपको गवर्नमेंट कहे कि 2 साल पहले बंदे ने, जैसे कि एक केस हुआ था ज़ैनब बच्ची वाला एक केस था, रेप केस था, तो चाइल्ड रेप केस था। तो उसके अंदर जिस बंदे ने ये किया था, जो बंदा मुलज़िम था, उसका मुजरिम था, तो उस टाइम कोई सज़ा ऐसी नहीं बनी थी कि उसके बाद एक गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था कि इस बंदे को जी सरेआम फांसी दी जाए, लटकाया जाए, या इस तरह का कोई कानून बना दिया था कि फांसी दी जाएगी। तो उससे पहले ये वाला रेप केस पर फांसी वाला कानून मौजूद नहीं था, जबकि उस बंदे को वो वाली पनिश वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि जिस टाइम उसने वो वाला गुनाह किया था, वो वाला उसने जुर्म किया था, तो उस टाइम वो वाली सज़ा मौजूद नहीं थी। तो उसके लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट थी। उसके जुर्म करने के बाद ये वाला कानून गवर्नमेंट ने पास किया, तो लिहाजा उस पर ये वाली सज़ा इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक हो गया। इस तरह मैंने ये एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाया कि अगर किसी ने जुर्म पहले किया और सज़ा बाद में बनी है, कानून बाद में बना है, तो वो वाली सज़ा उस पर लागू नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आर्टिकल 12 ये कहता है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 13 के अंदर क्या कहता है जी? आर्टिकल 13 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेलेम। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 12 कह रहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं देनी, यानी कि सज़ा देनी है, लेकिन सज़ा इस तरह नहीं देनी कि जिस बंदे के ने जुर्म किया उस टाइम सज़ा मौजूद नहीं थी, आपने बाद में कानून बनाकर उसको सज़ा दे दी। ठीक हो गया। तो 13 क्या कह रहा है? आर्टिकल 13 के अंदर वो कह रहा है कि किसी बंदे को डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। एक ही जुर्म एक बंदे ने किया है जी, एक कत्ल किया है, तो उसको एक दफ़ा सज़ा दी गई जी, अच्छा वो फोत नहीं हुआ, मरा नहीं, दूसरी दफ़ा उसको सज़ा दे दो, इसके ऊपर ऐसा नहीं होगा। सज़ा एक ही दफ़ा उसको दी जाएगी, बेशक फांसी की सज़ा हो, लेकिन सज़ा उसको एक ही दफ़ा दी जाएगी। ठीक हो गया जी। प्रोटेक्शन ये करता है आपकी सज़ा के ख़िलाफ़। अच्छा, आर्टिकल 14 क्या कहते हैं? कह रहा है जी इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। ठीक हो गया जी। डिग्निटी ऑफ मैन कह रहा है द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायबल। अच्छा, किसी की भी इंसान की जो है जी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाएगा। ये नहीं है कि चार दीवारी का जैसे ये कह रहे हैं कि ख्याल रखा जाएगा उसके घर का। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर द पर्पज़ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। अच्छा ठीक है जी, किसी भी बंदे को फ़जूल में टार्चर नहीं किया जाएगा। फ़जूल में आप कोई एविडेंस इकट्ठा करने के लिए तो किसी बंदे को ज़बरदस्ती टार्चर कर रहे हैं जी, आप उसको मतलब कि कह रहे हैं कि आप ख़ुद अपने ख़िलाफ़ ही दे दो जी, बयान दे दो अदालत के अंदर, आप अपने ख़िलाफ़ ही उसको टार्चर करके आप उसको मतलब उससे इक़बाल जुर्म करवाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे कुछ फ्रीडम्स आ जाती हैं जी। आर्टिकल 15 के अंदर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप किसी भी जगह मूवमेंट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू लॉ। इसमें वो ये कहेगा कि अगर सिर्फ ऐसी जगहों पर आप मूवमेंट नहीं कर सकते जो कि आपकी अलाउ ना हो, मतलब कि प्रोहिबिटेड हो या रेड जोन्स हों, जहाँ जहाँ जिन जगहों पर गवर्नमेंट ने मना किया हो, या हाईली वो जो क्या कह रहे हैं कि सेंसिबल जगह हो, तो ऐसी जगहों पर आप सिर्फ हरकत नहीं कर सकते, बाकी आप हर जगह पर पाकिस्तान के किसी भी एरिया में फ्रीडमली आपको आज़ादी होगी, आप मूवमेंट कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। ठीक हो गया। सिर्फ ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते जो कि स्टेट के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हों, जगह मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें मौजूद हों और वहाँ पर मना किया गया हो, प्रोहिबिटेड हो गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से। ठीक हो गया। तो उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप किसी भी जगह जमा हो सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, मतलब कि असेंबल हो सकते हैं। एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप असेंबली कर सकते हैं, जैसे कि जलसे होते हैं आप लोगों के, आप कोई भी जलसा कर सकते हैं परमिशन लेकर प्रॉपरली। एक तरीक़ाकार होता है जिसके तरीक़ाकार के तहत आप लोगों को आज़ादी होती है, हर शहरी को आज़ादी है कि वो किसी भी जगह जलसा कर सकता है, असेंबल हो सकता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा जी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। अच्छा, यूनियंस और एसोसिएशंस वो बना सकते हैं, हर बंदे को ये इख्तियार है जी। जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एसोसिएशंस या लेबर यूनियंस बनी होती हैं, तो वो हर पाकिस्तानी शहरी को ये इख्तियार है कि वो अपनी लेबर यूनियंस, मतलब लेबर ना आप कहें, बेशक किसी भी किस्म की एसोसिएशंस भी बना सकते हैं और यूनियंस भी बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने शर्त ये लगा दी है कि वो
पीसफुली हों और स्टेट के अगेंस्ट ना हों यूनियंस, ऐसा काम ना करी हों कि जिसकी वजह से स्टेट को नुकसान हो रहा हो किसी भी तरह का। ठीक हो गया, अगेंस्ट द स्टेट्स ना हो तो आप लोग यूनियंस भी बना सकते हैं और एसोसिएशंस भी। तो उसके बाद वो कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा जी, आपको आर्टिकल 18 के अंदर आज़ादी है कि आप किसी भी किस्म का कोई भी आप प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहें, कोई पेशा आप ज्वाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं, कोई भी आप बिज़नेस करना चाहें। इसके लिए इसके साथ शर्त ये होंगी कि आपने वो लीगल जो बिज़नेस है, लीगल जो ट्रेड है या लीगल प्रोफेशन है वो ज्वाइन करना है। ये नहीं है कि आप कहें कि मैंने जी अभी शराब बेचना स्टार्ट करना है, ये मेरा बिज़नेस है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अनलॉफुल है। इसी तरह कोई भी अनलॉफुल आप काम नहीं कर सकते। जैसे कि वो इंडियन मूवीज़ के अंदर होता है कि उन्होंने गैंग बनाया होता है तो वो कहते हैं कि हाँ जी सुपारी दो, तो उनका तो बिज़नेस होता है, उनका प्रोफेशन बना होता है कि बंदे अगले को मार देना है जी, हमने फड़का देना है। ठीक हो गया, तो ऐसा कोई बिज़नेस आप अनलॉफुल जो बिज़नेस होगा वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप लॉफुल बिज़नेस, ट्रेड या प्रोफेशंस कोई भी किसी भी किस्म का अगर वो लॉफुल है तो वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आपको आज़ादी होगी। ये आपकी कुछ लिबर्टीज़ बताई गई हैं, आज़ादियाँ बताई गई हैं कि आपको कानून के मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं आपके, वो बताए गए हैं कि आपको कौन कौन सी आज़ादियाँ हासिल होंगी। आपने सिर्फ आर्टिकल नंबर याद रखना है कि आर्टिकल 18 किसको डील करता है जी। आपको पता होगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफेशन को, बस। बाकी डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर वो आपसे एमसीक्यूज़ में इस तरह से पूछ सकता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफेशन कौन से आर्टिकल इन चीज़ों को डील करता है, तो आपको ये आइडिया हो, 2-3 दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आर्टिकल 18 अच्छा जी इस चीज़ को डील करता है। उसके बाद आप लोगों को आ जाता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको स्पीच की आज़ादी होगी जी। ठीक हो गया, हर शहरी, जो भी शहरी है पाकिस्तान का, उसको स्पीच की आज़ादी होगी। वो किसी भी किस्म की तकरीर कर सकता है, अपनी राय का इजहार कर सकता है। ठीक हो गया जी, सिंपली बस। आपने इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्टिंग होगा। ये चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 19A है। ये आर्टिकल 19 के अंदर ही 19A अमेंडमेंट हुई थी। अच्छा, उसमें वो क्या कह रहे हैं, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हर पाकिस्तानी शहरी को राइट है कि वो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, सिवाय उस इन्फॉर्मेशन के जो सेंसिटिव हो, यानी कि जो स्टेट के आप कह लें कि इंटरेस्ट में हो कि वो आम शहरियों के साथ वो शेयर ना करें। तो इस इन्फॉर्मेशन के अलावा आप हर किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। आपने अगर कोई चीज़ जाननी है तो वो आप जान सकते हैं। जैसे कि ये मीडिया वाले हर जगह पहुँचे होते हैं, तो वो इस फंडामेंटल राइट्स को, इस अपने हक़ को वो क्या कहते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जी। किसी भी किस्म की आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ मीडिया वालों को इख्तियार नहीं होता, बल्कि हर शहरी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है, सिवाय जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं या जो आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल हो इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आप हर किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आर्टिकल 20 जो है वो आपका डील करता है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस। ठीक होगा जी। ये इसमें के अंदर वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं तो आप अपनी जो रिलीजियस मजहबी आपकी रसूमात हैं, मजहबी आपके जो भी जिस तरह से आपकी इबादतें हैं, आप इबादत कर सकते हैं आज़ादी के साथ। आपको आज़ादी होगी, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप नमाज हाथ खोल कर क्यों पढ़ रहे हैं, हाथ आप सीने पर बांध के क्यों पढ़ रहे हैं, या आप जिस तरह से हाथ नाफ के ऊपर बांध कर क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब कि आपको ये आज़ादी होगी, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई फोर्सफुली ये नहीं कहेगा कि आपकी ने किस तरह से इबादत करनी है, या आप अपनी इबादत गाहों का आप अपनी इबादत गाहों के अंदर। इसी तरह जो दूसरे मज़ाहिब हैं, जैसे कि सिखिज़म हो गया, हिंदुइज़म हो गया, क्रिश्चियनिटी होगी, तो उन सब लोगों को भी आज़ादी होगी कि वो अपनी इबादतें अपनी इबादत गाहों में कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 20A के अंदर वो कह रहे हैं सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पार्टिकुलर। ठीक होगा जी। आर्टिकल 21 के अंदर वो ये चीज़ समझाना चाह रहा है, आपने इसको गौर से समझना है कि आप वो वाला टैक्स किसी दूसरे मज़हब वालों से नहीं लेंगे जो कि सिर्फ़ आपके मज़हब में अलाउ है। यानी कि आप किसी सिख से, किसी हिंदू से या किसी क्रिश्चियन से आप ज़कात नहीं मांग सकते। ठीक हो गया। उसके बाद आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप हमें चंदा दीजिए, हम लोग मस्जिद बना रहे हैं। तो ऐसे टैक्सेस उन पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे टैक्सेस जो मुस्लिम्स के लिए स्पेसिफ़िकली वो मुस्लिम्स ही देंगे। इसी तरह जो जिज़िया है, जिज़िया टैक्स अब नॉन मुस्लिम्स पर इम्प्लीमेंट होता है, तो आप वो मुसलमानों पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि आप जिज़िया दें जी, आप हमारी स्टेट में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो मुसलमानों के लिए टैक्स बने, यानी कि ज़कात जो मुसलमानों ने अदा करनी है वो मुस्लिम्स अदा करेंगे, और जो टैक्सेस उन्होंने देने हैं
नॉन मुस्लिम्स ने, वो वाले टैक्सेस आप उनके अकाउंट से, नॉन मुस्लिम्स के अकाउंट से, जिस तरह के आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली मुस्लिम्स के अकाउंट से, आम किसी भी शहरी के अकाउंट से आप लोगों ने जिन्होंने सेविंग्स अकाउंट्स बनाए हुए हैं, रमज़ान के अंदर ज़कात कट जाती है ऑटोमेटिकली। जिन्होंने अगर वो ना जमा करवाया हो, क्या कहते हैं, बयान हल्फी ना जमा करवाया हो, तो ज़कात काट जाती है। तो इस तरह से नहीं होगा कि नॉन मुस्लिम्स की आप ऑटोमेटिकली ज़कात काट लें, ज़कात उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। उनसे आप वही टैक्स वसूल करेंगे जिसके वो हकदार हैं, यानी कि जिज़िया टैक्स होता है उन पर, और इसी तरह जो उनका फसल पर जो टैक्स होगा, जैसे खराज होता है या उशर होता है, तो वो आप उनसे खराज लेंगे, आप उनसे उशर नहीं लेंगे। ठीक हो गया, उशर जैसे मुस्लिम से लिया जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप उनसे नहीं ले सकते दूसरे मज़ाहिब के लोगों से। आर्टिकल 21 इस चीज़ को डील करता है। अच्छा जी, आर्टिकल 22 है हमारा, वो ये कह रहा है कि सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन etc। ठीक हो गया जी, आपने जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और जो रिलीजियन इंस्टीट्यूशन है किसी भी मज़ाहिब के, उनको सेफ गार्ड मुहैया करना है। ठीक हो गया, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होगी, चाहे वो मुस्लिम्स के इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, या कि किसी गैर मज़हब के दूसरे नॉन मुस्लिम्स के कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनकी हिफाजत, उनको सेफ गार्ड सेफ्टी मुयसर करना ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होगी। ठीक हो गया जी, बस ये आपने इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये डिटेल्स बाकी लिखी हुई हैं, ये चीज़ें MCQs बेस्ड जिन लोगों का पेपर है उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा है। क्योंकि अगर आप लोगों का कोई सब्जेक्ट बेस्ड सब्जेक्टिव पेपर हो, जैसे कि ऐसे लिखना हो, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इनको ये नहीं कह सकते कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या फालतू चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम लोगों ने स्मार्टली आगे बढ़ना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन पूरा हम लोगों ने करना है इलेक्शन एक्ट के लिए और STE पीरा के लिए। तो इसलिए हमने जस्ट उनकी वन लाइनर देखते जाना है और अपने नोट्स में शामिल करते जाना है चीज़ों को, और ताकि ये चीज़ें रिमेंबर करना भी ईजी हो हमारे लिए। आर्टिकल नंबर 23 के अंदर वो कह रहा है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। अच्छा जी, कोई भी एवरी सिटीज़न, कोई भी है जी पाकिस्तानी शहरी, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, सिवाय उन एरियाज़ के जहाँ पर लाइक कश्मीर के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। आम पाकिस्तानी, जैसे कि इंडिया ने अभी वो आर्टिकल 35A एब्रोगेट कर दिया था, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें लिखी थी कि कश्मीर के अंदर कोई भी इंडियन अपनी प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता। ठीक हो गया, तो ये वाला कुछ प्रोविजंस हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी शहरी किसी भी इलाके में, किसी भी सूबे में अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। ठीक हो गया जी, उसके अलावा वो कह रहा है कि आर्टिकल 24 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा जी, किसी भी शहरी का, जो पाकिस्तानी शहरी होंगे, उनके प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन की जाएगी, उनकी हिफाजत की जाएगी। ये नहीं होगा कि आप ज़बरदस्ती उनकी प्रॉपर्टी पर काबू हो जाएं या उस पर कब्ज़ा कर लें। वो कह रहे हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून के मुताबिक उसको प्रॉपर्टी का हक दिया जाएगा। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसने ख़रीदी हुई है, तो ये नहीं होगा कि भाईजान मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा जी, कल आपने मुझसे ख़रीदी थी, पैसे दिए थे। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो लीगल केस कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर सकता है। ठीक हो गया जी, उसके बाद वो कह रहा है अगले आर्टिकल के अंदर, नेक्स्ट है जी हमारे पास आर्टिकल नंबर 25A, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न। अच्छा, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा जी। आर्टिकल 25A डील करता है कि हर शहरी पाकिस्तान का, बेशक वो अमीर है, गरीब है, ताकतवर है या कमज़ोर है, वो कानून के मुताबिक सब बराबर हैं और सबको इक्वलिटी दी जाएगी कानून के आगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आर्टिकल 25A, आई थिंक इसने नंबर, यहाँ पर कुछ नंबरिंग गलत हो गई है। राइट टू एजुकेशन। अच्छा जी, हर शहरी को, इसके अंदर वो कह रहा है कि इसमें उसने एज भी शायद मेंशन की हो, राइट टू एजुकेशन। अच्छा, 1 साल से लेकर 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, जो राइट ऑफ एजुकेशन था, इसमें एक्चुअल चीज़ वो लिखी हुई थी, पता नहीं अब इसमें मुझे तो अच्छा यहाँ लिखा हुआ है जी, 5 साल से लेकर, ये लिखी हुई है वो चीज़। 16 साल की उम्र तक के बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदारी जो होगी, वो भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री एजुकेशन उनको दे। ठीक हो गया, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है आर्टिकल नंबर 25A के अंदर। आप लोगों ने देख लिया। ये आप लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स आम लोगों को भी पता होने चाहिए, और जो आप लोग जैसे लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, कम से कम जिन्होंने बैचलर मास्टर्स किया हुआ है, उन लोगों के अपने फंडामेंटल राइट्स का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 25A आपका डील करता है राइट टू एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर उसने एज भी बता दी, 5 साल से लेकर 16 साल तक का जो बच्चा होगा उसको फ्री एजुकेशन देना ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि आर्टिकल 26 डील करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अच्छा जी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, मेल है फीमेल है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जेंडर भी डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगी, और ना ही
आपकी किसी मज़हब की डिस्क्रिमिनेशन होगी, ना छोटे बड़े की डिस्क्रिमिनेशन होगी। मतलब कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर हर शहरी पाकिस्तान का विज़िट कर सकता है, जा सकता है। जैसे कि पार्क्स हो गए आपके, वहाँ पर कोई भी जा सकता है, सिवाय कुछ पार्क्स के अंदर लिखा हुआ है जी फैमिली पार्क है, तो आप लोग चले जाएँ कर कहें कि मेरा फंडामेंटल राइट है भाई, मैं तो घुसूँगा यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें कुछ मख्तस कर दी गई हैं, यानी कि फैमिली पार्क से आप फैमिली के साथ ही वहाँ जा सकते हैं। तो आप कल कहें कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है जी, मैंने तो जाना है इस पार्क के अंदर, लिखा हुआ था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, मेल फीमेल जाएंगे सारे, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ प्रोविजंस भी मौजूद होती हैं। अच्छा जी, आर्टिकल 27 हमारा डील करते हैं सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। अच्छा जी, जो सर्विसेज हैं, जैसे कि जॉब्स आती हैं, तो जॉब्स के अंदर आप किसी भी मज़हब हो गया, कोई भी कास्ट हो गई, या कोई भी मेल फीमेल जेंडर्स हो गए, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। मेल फीमेल का कोटा भी रखा जाता है। मेल का आपने देखा होगा कि अक्सर क्या हर जॉब के अंदर अभी आपने देखा होगा कि फ़ीमेल का कोटा होता है एक तो स्पेसिफ़िकली, और उसके अलावा जो ओपन मेरिट होता है, ओपन मेरिट के अंदर आप लोग सारे कम्पीट कर सकते हैं। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर को भी मौका दिया जाता है, आप भी आएँ, आप भी परफॉर्म करें। और तमाम जो रिलीजियस हैं, तमाम रिलीजन, उन तमाम वो ओपन मेरिट पर तो तमाम आपस में कम्पीट कर सकते हैं, और अलग से भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोटा दिया जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 27 ने ये कह रहा है सर्विसेज के अंदर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों का आर्टिकल नंबर 28 आखिरी आर्टिकल है आपका, किससे रिलेटेड जी? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। उसके अंदर वो कह रहा है कि प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। अच्छा जी, वो कह रहा है कि आपको हक होगा 28 के अंदर वो कह रहा है कि आप लोगों को हक होगा किस चीज़ का? आप अपनी लैंग्वेज, यानी कि आप अगर पंजाबी लैंग्वेज घर में बोल रहे हैं तो आपको कोई फोर्सफुली नहीं कहेगा कि हाँ जी आप पंजाबी क्यों बोल रहे हो, या आप किसी पार्क में जाके पंजाबी बोल रहे हैं तो, या आप उर्दू बोल रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज है, उसकी प्रिजर्वेशन होगी। उस फोर्सफुली आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने उर्दू ही बोलनी है या इंग्लिश बोलनी है। हाँ, सिवाय इसके कि आपकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उर्दू है, तो वहाँ पर तो आपने उर्दू बोलनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज में जहाँ पर आपकी मीटिंग्स होती हैं, वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की इंग्लिश है, तो वहाँ पर आपने इंग्लिश बोलनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको कल्चर है, अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी है तो आपको कोई फोर्सफुली ये नहीं कहेगा कि आप भाईजान पार्क में या रोड पर ये शलवार कमीज़ क्यों पहन कर आए हो, आप पैंट शर्ट पहन कर आओ। तो आपके कल्चर की कदर की जाएगी, प्रिजर्व की जाएंगी ये चीज़ें, और इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। वो यही कह रहा है कि आप पर फोर्सफुली कोई बंदा ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। नीचे वो कह भी रहा है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड promote the same and subject to law। ठीक हो गया। established institutions for the purpose, इस पर्पज़ के लिए इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं या किए जा चुके हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी कि किसी को मतलब कि ज़बान आप कोई भी बोल सकते हैं और उसकी हिफाजत की जाएगी। आपकी ज़बान की आपका फंडामेंटल राइट है। आप जो ज़बान बोल रहे हैं, पश्तो, पंजाबी, बलोची, सिंधी, कोई भी आप वो बोलेंगे। उसके अलावा स्क्रिप्ट आपका कल्चर है, जो आप अपने कल्चर के मुताबिक अपना यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, अपनी मतलब कि आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, उसके मुताबिक आपके जो कल्चर डेज़ आते हैं आप वो मना सकते हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स के जो आपके आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 28 तक थे वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ आई है चीज़ों की, और आप लोगों के लिए ये वाली वीडियोस ये लेक्चर्स फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।